अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का तीसरा दिन है, आपको गुजरी हुई ईद और आज का जो दिन चल रहा है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, आप सबको ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों आपको। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसकी पहली लाइन है मक्के मक़तदर आला अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद अवाम इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत को चलाएगी और इसी को जमहूरियत कहते हैं। और कोई भी जमहूरी रियासत 3 सुतूनों पर खड़ी होती है। मकनना यानी कानून साज असम्बलियाँ, इंतज़ामिया यानी हुकूमती इदारे और अदलिया। चूँकि ये जो तीनों सुतून हैं ये आवाम के टैक्स मनी से चलते हैं और यहाँ फिर बाद में एक बहुत बड़ा रोल होता है सहाफ़त का, जिसे जमहूरी रियासत का चौथा सुतून कहते हैं। इसका अवलीन काम होता है उस आवाम की आंख और कान बंद कर बाकी 3 सुतूनों पर नज़र रखना कि आया वो तीनों जो कानून हैं वो आइन के मुताबिक अपना काम अच्छे तरीके से अहसन अंदाज में सरअंजाम दे भी रहे हैं या नहीं। अब सहाफ़त की एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी बन जाती है जिसे कुछ उसूलों और ज़ाब्तों में रह कर करना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क होते हुए अभी दुनिया में प्रेस फ्रीडम में कोई ख़ास मकाम नहीं रखता। इस साल की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के जो ममालिक हैं उनकी लिस्ट में 150वें नंबर पर है। इस तरह सहाफ़ियों की सिक्योरिटी से मुतालिक भी बहुत सारे इशूज़ दरपेश हैं, क्योंकि जर्नलिज़म एक नुक्ते पर पहुंचकर ताकत की मुखालिफत का भी दूसरा नाम है और ताकत का फिर एक अपना कानून होता है। जाहिर है फिर उसे ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए सहाफ़त हर दौर में ताकत के ईवानों को पसंद नहीं होती और फिर इसका नतीजा सहाफ़ियों पर हुकूमतों की तरफ से मुकदमात, गिरफ्तारियों, हत्ता के गुमशुदगियों की सूरत में निकलता है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये मैं अपने मुल्क के माया नाज सहाफ़ियों के साथ कर रही हूँ जो इन तमाम हालात से गुजरे हैं, गवाह हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं। उन्होंने हुकूमतों की तब्दीलियाँ देखी हैं, हुकूमतों को बनते घर जाते देखा है, ऑपोजिशन पर ज़्यादतियाँ देखी हैं, रिपोर्ट की हैं। ये स्टोरी टेलर्स पाकिस्तानी सहाफ़ती कल्चर से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज के जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के मुताबिक कुछ लिखे हुए सवाल स्क्रीन पर आएंगे जिसका जवाब अब सबको अपने तजुर्बे की रोशनी में देना होगा और उसका जवाब बतौर मुझे भी एक सहाफ़ी उसी तरह देना होगा जैसे मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सहाफ़ी देंगे। हमारी एडिटोरियल टीम ने जिन मौज़ूआत या टॉपिक्स को आज चुना है उनमें सबसे पहले ये है कि सहाफ़ियों की ज़ाहिर है जो इवेंट्स होते हैं ये कितने आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से वो गुजारते हैं या घर में रहकर भी हम जैसे जो लोग होते हैं वो ड्यूटी पर ही होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में सहाफ़त की नज़रियाती और सियासी बुनियादों पर जो तकसीम है इसने हमारे इस शोबे को किस हद तक कितना नुकसान पहुँचाया है। क्या सोशल मीडिया का ताकतवर गलबा, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है हमारा, क्या ये तमाम जो सहाफ़ती इक़दार हैं इनको निगल गया है? और फिर क्या आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त इसमें भी कोई फ़र्क है या नहीं? क्योंकि इज़हार राय तो हर फ़र्द का एक बुनियादी हक़ है, तो फिर सहाफ़त इससे कैसे मुख्तलिफ होगी? सहाफ़त में ऐसी कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इसको आम इज़हार राय से मुख्तलिफ दिखाएंगी? तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं सीनियर सहाफ़ी जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। एंकरिंग के बड़े उसूल उन्होंने सिखाए, बताए, फील्ड में कैसे जाना है, फील्ड में जाके काम कैसे करना है। पहली बार जिस शख्सियत ने मुझे फील्ड में निकाला था वो है फ़हाद हुसैन, जिनके साथ बहुत अच्छा काम करने का तजुर्बा रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हाद, आपने वक्त दिया। अली हैदर हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एंकर पर्सन है। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। फ़हाद, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपसे बहुत कुछ सीखा, स्पेशली एंकरिंग की, बहुत सारे उसूल, ज़ाब्ते, इखलाक, फील्ड में जाना, आपने बहुत कुछ सिखाया है हमें। लेकिन आज की सहाफ़त को उस पर डिस्कस करने से पहले, आज ईद का तीसरा दिन है, क्या हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, क्या इन अहम त्योहारों पर भी क्या ख़बरों से ही जुड़े रहते हैं? क्या चल रहा है, आज अखबार पढ़ लें, ट्विटर देख लें, आप त्यौहार कैसे गुजारते हैं? शुक्रिया शाज़िया, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ आज प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है और आपको और आपकी फैमिली को और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। देखिए, ये तो हमारा जो एक लाइफस्टाइल है
इसमें इस तरह तो कम ही होता है कि एक ख़ास वक्त तक आप दफ्तरी काम कर रहे हैं और बाकी वक्त जो है वो आपने अपना जहन जो है वो काम की तरफ से स्विच ऑफ कर दिया है और आप अपनी निजी जो मसरूफियात हैं उनमें आप जो है वो मुलविस हो गए। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो ये सहाफ़त जो है जो एक कॉन्स्टेंट यानी एक दरिया है जो बहता जा रहा है और आप उसके अंदर गोते लगाते जा रहे हैं। तो घर भी होते हैं तो फ़ोन तो ऑन है, फ़ोन भी आ रहे हैं दफ्तर की। अगर आप टेलीविज़न में काम कर रहे हैं जिस तरह का मैं और आप और अली हम तीनों कर रहे हैं तो टेलीविज़न तो यानी कि बंद ही नहीं होता। और उसमें ख़ासतौर पर अगर आपका किसी भी तरीके से न्यूज़ रूम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि कितनी तेज़ी से मामला चल रहे होते हैं। तो ये, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये एक कोई कुछ यानी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। हाँ। कोई जबरन तो इस प्रोफेशन में आई नहीं है। हाँ। ये जानबूझ कर आए, इसलिए मैं कंप्लेन तो नहीं कर रहा मैं तो, बल्कि मुझे तो मैं ये कहूंगा कि कभी कभार जब ऐसा हुआ कि मैं इस रूटीन में नहीं था तो मैं इसको बड़ा मिस करता था। अच्छा। तो ये अच्छा है, आप अलर्ट रहते हैं और अगर कोई कसर रह गई थी तो वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। अब तो अगर आप चाहें भी सही कि आप कहीं और जो है वो अपना जहन करें तो वो सोशल मीडिया आपको पकड़ कर और खींच कर जो है वो वापस ले आता है और उसी दरिया में गोते लगाने पर मजबूर कर देता है। सोशल मीडिया की दुनिया आप कितना बिलीव करते हैं फहद? देखिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहम रियलिटी है। अच्छा लगे बुरा लगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मनफी हैं, गलत हैं, जिनकी सोशल मीडिया में जिनके हवाले से न सिर्फ ये कि हमारे पेशे पर बल्कि हमारे माशरे पर बहुत मनफी उसके असरात हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है और इसको मैनेज करना जो है वो मेरे ख्याल में ज़रूरी। और जर्नलिस्ट के लिए तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से दूर रहें। अब ये हमारी ज़िंदगी का और हमारे पेशे का जो है वो हिस्सा है और इसको साथ लेकर चलना है। और जो इसको अच्छे तरीके से इसको लीवरेज कर पाते हैं उनको हर हवाले से फ़ायदा ही होता है। आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे कि आजकल की सहाफ़त में इतना डर क्यों है, इतना खौफ क्यों है। जिस आज़ादी इज़हार राय की मैंने बात अब से थोड़ी देर पहले की, इस पर ब्रेक क्यों लग गई है, होंठ सिलना क्यों शुरू हो गए हैं, इस पर भी मैं आगे चल के बात करूंगी। अली, आपकी और हम जैसे मैंने फहद से भी पूछा, फैमिली को कितने एतराज़ रहते हैं या शिकवे गिले तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि भाई ईद का दिन तो हमारे साथ गुजार लिया करो, कभी तो मोबाइल की जान छोड़ दिया करो, कभी तो ट्विटर की जान छोड़ दिया करो। सबसे पहले शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया बात करने का। और ईद का तीसरा दिन था, हम भी बोर हो रहे थे तो अच्छा हो गया कुछ टाइम आपके साथ अपनी उस फैमिली के साथ, अपनी जर्नलिस्ट फैमिली के साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा। फहद साहब का भी शुक्रिया, वो सीनियर है, हमारे उस्ताद है, हमने उनसे बहुत सीखा है और उनके साथ बैठ के ऐसे पैनल शेयर करना ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है। अच्छा, अब हुआ ये शाजिया कि उनको 15-16 साल हो गए ये काम करते हुए एंड दे आर ओके विद इट, दे फाइंड कि अब कुछ हो नहीं सकता। और जैसे कि कहा जाता है कि जर्नलिज्म इज अ लाइफस्टाइल, जैसे कि फहद साहब ने भी कहा कि आपकी चॉइस होती है, यू चूज इट। कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं होती है, बट ये एक, अगर इसको मैं देसी जुबान में कहूँ ना, एक चस्का होता है। You can't undo it. Once it's inside you, it's embedded in you, you can't undo it. तो आप उस चस्के पे लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ईद का दिन है, कोई आप खबर नहीं है सच, कोई सियासी महात भी कुछ नहीं, इतना कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। हम बैठे हैं सोशल मीडिया, फोन अपना पकड़ के बैठे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, समथिंग विल पॉप अप और आपका जो अंदर का जो वो एक जर्नलिस्ट आपने सुलाया होता है उस दिन के लिए कि चले फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, यू सडनली ठरक नहीं मरता, जरा पंजाबी में कहते हैं ना, ठरक नहीं जाता। वो है ये। एग्जैक्टली। तो वो चस्का जो आपको लगा होता है ना, वो गालिब का ना कि छुट्टी नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई, तो ये एक ऐसी चीज है विच, और मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट को होना भी ऐसा ही चाहिए। until it becomes your lifestyle, आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो अपने इस प्रोफेशन को, दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो ये सिर्फ ऑफिस आवर्स तक महदूद नहीं होता, आप घर में आ गए हो। हालांकि मैं बिलीव करता हूँ, फर्मली बिलीव करता हूँ, यू आर विद योर फैमिली, वो क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली को दो, स्पेशली इस फेस्टिवल्स में। ईद एक ऐसा त्योहार होता है, आई नो आप भी अब तीसरा दिन है आप काम कर रही हैं, देखिए, यू आर इन योर ऑफिस राइट नाउ, इट्स समथिंग, नौकरी की तो नखरा की, तो ये भी हमारी एक जॉब का ये एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फहद, मुझे ये बताइएगा कि जब हम इजहार राय की बात करते हैं तो इजहार राय की कैटेगरीज क्यों हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं
कि अखबार की इजहार राय और है, टीवी का और है, करंट अफेयर्स का और है, न्यूज़ का और है और यूट्यूब का और है। ये इतनी कैटेगराइजेशन क्यों आ गई है? हमारी सहाफत में इतनी पोलराइजेशन क्यों आ गई है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको इजाज़त नहीं है, आप अपना यूट्यूब बना लें, फिर किसी की ऐसी की तैसी फेरने की भी आपको इजाज़त है, किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाने की भी इजाज़त है। क्या आप इसे सहाफत मानते हैं फाहद? देखिए शाजिया, ये अच्छा सवाल है आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो अगर पाकिस्तान में जर्नलिज्म के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी बात कर रहे हैं और उन प्लेटफॉर्म्स पे आपका बात करने का तरीका, आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस ज़बान में कह रहे हैं, किस फॉर्मेट में कह रहे हैं, वो तमाम जो है वो उस पर डिपेंड करता है। ये एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसकी ये इन्वेंशंस हैं और उसके मुताबिक जो है वो जर्नलिज्म अपने आप को ढाल रहा है और उन्हीं के मुताबिक जो दबाव हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो भी स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें जो दो पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो ये कि देखिए, हर प्लेटफॉर्म का एक तरीके से एक अलग ऑडियंस है, ओवरलैप भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अलग ऑडियंसेस हैं। और जब आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो जिसने वो बात करनी है या कोई भी ऐसा शख्स हो जिसने पब्लिक से कम्युनिकेट करना है, तो वो उस प्लेटफॉर्म को उसके ऑडियंस के मुताबिक चूज करते हैं और फिर उस ऑडियंस के मुताबिक उस पे उस तरीके से बात करते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स के बड़े ऑडियंसेस हैं, कई के स्पेसिफिक हैं। आपने अखबार की बात की या टेलीविजन की बात की और डिजिटल मीडिया या यूट्यूब की मिसाल के तौर पर बात की है। तो पाकिस्तान के हवाले से इन तीनों में अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अखबारात जो है उसका जो ऑडियंस है वो कम है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो वो ऑडियंस कम तो है लेकिन इन्फ्लुएंशियल बहुत ज्यादा है। तो वो एक तरीके से कवर अप कर जाता है जो उसका जो साइज की कमी से बाय द काइंड ऑफ पीपल हु आर रीडिंग यू। उसी तरह टेलीविजन एक मैस मीडियम है और यूट्यूब अब जाहिर बात है स्पेसिफिक हो गया। लेकिन तो ये एक तरीके से जर्नलिस्ट के लिए, ये कम्युनिकेटर्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आज़ादी राय जो है उस पर अगर कदगन लगनी है तो वो भी टेलर की जा सकती है इन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक। और अब मॉडर्न जो जमाना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी, उसमें अब ये इस तरह की प्रेशर्स जो हैं वो उनको अप्लाई करना थ्रू टेक्नोलॉजी ज्यादा आसान हो गया और हमें तो ये नजर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये दो धारी तलवार है, जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें उस तरीके से ये आपको फायदा भी पहुंचाती है और उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचाती है, जो कि जाहिर बात है हम देख भी रहे हैं। लेकिन YouTube पे डजंट मीन कि आप जो है वो मादर पिदर आज़ादी आपको चाहिए वो आपको मिल जाए और आप किसी पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाएं और आप जिसके बारे में आप बात करें, नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें। तो क्या हर YouTube पे वीलॉग करने वाला आप उसको साफ़ी मानते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। यानी इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं जिस तरह के हम तीनों कर रहे हैं, तो उसकी जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक सर्टेन सिस्टम के अंदर रहकर बात करनी है या अपनी सहाफत करनी है। उस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसमें जो जर्नलिज्म का जिसे प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है, उसमें एडिटोरियल फिल्टर्स हैं, उसमें पॉलिसीज हैं। ये तमाम तर चीजें हैं जिनको सामने रखते हुए मैंने, आपने और अली ने बात करनी है। और उसमें एक एहसास जिम्मेदारी इदारा भी आपके ऊपर लागू करता है और एक आप बहैसियत एक फर्द, एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट, आपने भी अपना एक एहसास जिम्मेदारी प्रोफेशनली जो है उसको सामने रखना है और उसके मुताबिक काम करना है। लेकिन जैसे ही आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर और एक डिजिटल मीडिया पे जाते हैं जहां पे इस तरह के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं है, जिस तरह के वीलॉग है, तो वहां तो फिर आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप ये जनाब जो बात कर रहे हैं ये गलत है। आप खुद ये नहीं सोचते कि जी मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो मुझे इसके एडिटोरियल फिल्टर्स लगाकर और इंश्योर करना है कि ये बात जो है ये दुरुस्त है। वो जब तमाम तर फिल्टर्स टूट जाते हैं और वो जिम्मेदारी का जो एक दबाव होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर आप सनसनी की तरफ जाते हैं। आप सिर्फ ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपको ज्यादा फॉलोअर्स मिले, ज्यादा लाइक्स मिले। तो उससे जाहिर बात है कि जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म नहीं है। ठीक है, उसमें जर्नलिज्म भी हो रहा है,
लेकिन जो लोग बिल्कुल इसको एक इस तरह के टूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो फिर अगर वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहेंगे तो मैं तो मानने से इनकार करूंगा। सही। अली, आप भी अपना YouTube चैनल देखते हैं, जैसे फहद ने बात की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई फिल्टर नहीं है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ कोई बताने वाला नहीं है, जहाँ आप पर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है। हाँ, आप पे ज़रूर ये प्रेशर होता है कि आपने ऐसा क्या कंटेंट देना है जिससे आपकी व्यूअरशिप बढ़े, जिससे आपको ज़्यादा लाइक्स मिलें, फॉलो मिलें। ज़ाहिर है कमाई का एक जरिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लोगों को दे क्या रहे हैं, आप कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी जिम्मेदारी का आप मुजाहरा करते हैं? देखिए 90% ये जो YouTube का कंटेंट है, इट्स ड्रिवन बाय इकोनॉमी, इट्स ड्रिवन बाय द डॉलर्स जो कि आया करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये अनचेक प्रोसेस होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती है, कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती है अंटिल आपने खुद पे अप्लाई ना की हो। मेरे से कुछ गलतियां होती हैं, फहद साहब मुझे करेक्ट कर देते होते हैं। इनफैक्ट मेरे वीलॉग्स में भी गलतियां हो तो फहद साहब मुझे करेक्ट कर देते हैं, हाल ही में की थी एक। तो हाँ, आपके ऊपर कोई मेंटोर बैठा हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप लुक ओवर करते हो, आप देखते हो और आप कहते हो कि हाँ यार मुझे अगर कुछ गलती हुई तो मैं आज था। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो मादर पिदर आजाद हैं। बट जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि ये वीलॉग करने वाले होते हैं, इनको हम जर्नलिस्ट कह सकते हैं? नहीं, जो वीलॉग करने वाला होता है वो वीलॉगर होता है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जर्नलिस्ट तो हम उसको कह भी नहीं रहे, क्योंकि वो कोई न्यूज, ना वो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, ना वो कोई न्यूज शो कर रहा है, ना वो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, वो एक वीलॉग कर रहा है। तो ही और शी इज अ वीलॉगर। तो हमने जरा ये भी एजुकेट करना है कि आपने एक डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड अ वीलॉगर। अब वो उसको जो समझ आ रही है उसके मुताबिक वो कर रहा है। बट अगेन मैं समझता हूँ कि यस, कुछ पे सेल्फ इम्पोज्ड चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए for people who are truly journalists. Don't you think कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए येलो जर्नलिज्म को हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम जैसे, फहद जैसे, आप जैसे लोग जो टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ी लिखी बातें करते हैं, जो सही सहाफत इक़दार हमें सिखाएगी उसके अंदर रहते हुए बातें करते हैं, तो येलो जर्नलिज्म इतनी हम लोगों पर ओवरकम क्यों हो रही है? लोग हमें मतलब कि टीवी मीडियम को छोड़कर क्यों सोशल मीडिया का ट्विटर खोल लिया, यूट्यूब लगा लिया और जहां उन्हें चस्का मिलता है उस तरफ जा रहे हैं? वाई? शाजिया, आपको याद होगा येलो जर्नलिज्म आपका तो नहीं है, आपको याद होगा मुल्क के एक बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े साथी हुआ करते थे, जो कि उस मुल्क के वजीर आजम जो है वो बहुत आजकल बाहर होते हैं, उनके हवाले से ऐसी खबरें छापा करते थे और फ्रंट पेज पे लगा करती थी कि ऐसे लगता था खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक शायबा हो रहा है। वो आपको याद है, तब सोशल मीडिया भी नहीं था। अब हम अखबार पढ़ते थे और हम बड़े हैरान होते थे कि तब ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, ना इस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई थी। तो येलो जर्नलिज्म की तारीख अब की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि बढ़ गया है, उसमें थोड़ा इजाफा हो गया है। बट मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है, देखिए शाजी, जब हमारा, आपको याद होगा जब हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया था तो वो नौजायदा था, बच्चा था। उस वक्त हम क्या देखा करते थे, टॉक शोज में आपको याद होगा कि लड़ाइयां बहुत होती थी, जैसे मुर्गे आपस में लड़ रहे हो। अब नहीं होती है, बिकॉज वक्त के साथ साथ हुआ ये कि जो हमारा लिसनर है वो भी इवॉल्व हुआ है, उसकी जो इंटेलेक्ट है वो इवॉल्व हुआ है। हम प्रेजेंटर्स जो हैं, न्यूज प्रेजेंटर्स, हमने भी एक एवोल्यूशन का प्रोसेस देखा है, और जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो भी इतने मैच्योर हो चुके हुए हैं। थिंग्स इवॉल्व। पाकिस्तान ने अब नया सोशल मीडिया की का जो एक कहते हैं ना कि एक बम्बार्डमेंट है, हमने वो देखी है। तो अब हम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एवरीथिंग गोज थ्रू अ प्रोसेस, और वो फिल्टर होके आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छा उसका जो चंक है वो बच जाया करता है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, पर्सनली अब मुझे लगता है कि हमारे टॉक शोज बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर, वी टॉक सेंस, बात हो रही होती है, बात समझी जा रही होती है। एक वक्त था, आपको याद होगा कि कुछ सिवाय शोर शराबे को अच्छा समझा जाता था। और ये बात और जानबूझकर ऐसी कोई कहते हैं ना वो तीली लगा देना कि गेस्ट के दरमियान में लड़ाई हो जाए और आपकी रेटिंग बढ़ जाए, ऐसा होता था। कान में कहा जा रहा होता था प्रोड्यूसर की तरफ से कि लड़ाई नहीं हुई, तक मजा नहीं आया। अब वो चीज नहीं होती है, बिकॉज लिसनर वो सुनना नहीं चाहता, गेस्ट वैसा बनना नहीं चाहता, और एंकर को खुद भी एम्बैरेसमेंट होती है कि उसके शो के अंदर इस तरह का लुच्चरपन हो रहा हो। तो हम इवॉल्व कर गए, हम यहाँ पे आ गए। मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, हमारी आवाम इतना शऊर रखती है। अच्छा, आप एक गलत बात करेंगे वो खुद गूगल कर लेंगे, जिस मोबाइल के ऊपर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल पे गूगल का भी एक बटन है, वो वहीं पे उसको सर्च कर लेंगे।
सो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी। आई एम प्रीटी मच होपफुल अबाउट इट। मुझे ब्रेक लेनी है, फाद मेरे साथ है, अली मेरे साथ है, मैं ब्रेक लेती हूँ। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में सहाफ़त के ऊपर एक इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया है कि सहाफ़त अपने अपने नज़रिए को लेकर अब जानिबदार हो चुकी है। अवाम में तो बाज़ लोगों को हम ये भी कहते सुनते हैं कि भाई हमने तो न्यूज़ देखना इसलिए छोड़ दिए हैं कि ये सिर्फ टेंशन देती हैं, गुमराह करती हैं। गुज़श्ता चंद सालों में सियासी बयानियों की जंग ने इतनी पोलराइजेशन पैदा कर दी है जिससे वैसे तो मुल्क का कोई भी इदारा हो, घर हो, फैमिलीज़ हो, इवन के फ़र्द वाहिद कोई भी महफूज नहीं रहा। और जो शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो मीडिया ही था। शायद इसकी एक वजह यह थी कि मीडिया को नज़रियात की लड़ाई में फ्रंट लाइन हैसियत हासिल रही है। फिर किसी एक जुमले से भी कि ये जज किया जाने लगा कि ये किस साइड का सहाफ़ी है, इसकी क्या सोच है, ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है, या सहाफ़त का ये जो पहला उसूल होता है ऑब्जेक्टिविटी या गैर जानिबदारी पर समझौता, ये होना शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि एक ग्रुप दूसरे को और दूसरा ग्रुप पहले को महज नज़रियात की बुनियाद पर सहाफ़ी मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये भी मेरा एक सवाल है। फाद, आपके पास क्या जवाब है इसका? ये क्यों ऐसा होना शुरू हो गया है कि अगर मैं एक चैनल लगाती हूँ तो पता चल जाता है अच्छा इस पे तो इस पार्टी के गेस्ट बैठे होंगे, नहीं मुझे तो दूसरी पार्टी के गेस्ट देखने हैं। अच्छा, फिर मैं दूसरा एक चैनल स्विच करूँगी, उसमें दूसरी पार्टी के गेस्ट बैठे होंगे। मतलब कि चैनल्स में भी पोलराइजेशन आ गई है, हमारे घरों में भी आ गई है, हमारी सहाफ़त में भी आ गई, इवन सहाफ़ियों में आ गई है। ऐसा क्यों है? शाज़िया, देखिए, इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो माशरे में जो पोलराइजेशन हुई है उसका ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो सियासी तौर पर तो तफरीक तो तब भी थी, लेकिन वो तफरीक या वो पोलराइजेशन इस शिद्दत से नहीं थी जितनी कि पिछले चंद सालों में पैदा हुई है। नंबर वन। नंबर टू ये कि जिस तरीके से ये पोलराइजेशन ने माशरे को इम्पैक्ट किया है वो भी पहले नहीं था। जिस तरह कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप तो घर घर में जो है वो एक सियासी बहस है और सियासी चपकलिश है और नाराजगियां हैं, दोस्त आपस में लड़ चुके हैं, बहन भाई जो हैं उनके इख्तिलाफात हो गए। तो ये पाकिस्तानी माशरे के लिए एक नई चीज़ है, पहले इस शिद्दत से ये नहीं था। उसका इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पे हुआ है बशमूल सहाफत के। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा ये कि जब पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हुई है और स्टेक्स से पॉलिटिकल स्टेक्स जो हैं वो इतने हाई हो गए हैं, तो मीडिया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान की सियासत में, हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में भी है, तो उसके जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है मीडिया के साथ और मीडिया के ऊपर और मीडिया की पॉलिसीज में, जिसकी वजह से मीडिया हाउसेस को भी साइड्स लेनी पड़ी। अब क्या वो उन्होंने मजबूरन ली है या उनको लेनी पड़ी है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि किसी ने उनका बाजू मरोड़ कर उन्हें कहा कि ऐसे करो। मीडिया हाउसेस ने विलिंगली जो है वो किया है, क्योंकि उनको उस हवाले से कुछ एडवांटेजेस नजर आते थे, वो जिस तरह के भी हों उसमें हम आज नहीं जाते। तो वो भी हुआ है और उसके नतीजे में आपने ये देखा कि जब मीडिया ने साइड्स ली तो उन्हें व्यूअर्स की तरफ से भी एक पजीराई मिली है, क्योंकि और वो एक नेचुरल सी बात है। क्योंकि देखिए, जो हर शख्स चाहता है कि वो चीज देखे जो उसकी जो बिलीफ्स हैं, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके नजरियात हैं, उसकी वो अक्कासी करे, उनको वैलिडेट करे, उसको मजा आता है। तो इसलिए जहां जिस चैनल में उसको लगता है कि ये मेरे ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है, या जिस अखबार को पढ़कर उसे लगता है कि ये मेरी जो सियासी वाबस्तगी है उसको ये मजीद हवा दे रहा है, तो वो उसको अच्छा लगता है। इसीलिए पोलराइज्ड सोसाइटी ने पोलराइज्ड मीडिया को जो है वो देखना शुरू किया, और उससे मजीद जो पोलराइजेशन की जो एक बेसिक वजह थी वो और ज्यादा रीइंफोर्स हुई है। और तीसरी बात जो है, आखिरी तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि सोशल मीडिया में जब से ये राइज ऑफ सोशल मीडिया हुआ है, तो उसमें जितना ज्यादा आप पोलराइज्ड किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उतना ज्यादा वो ट्रांसलेट करता है
इनटू मनी डायरेक्टली। चुनाचे एक इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट भी अब पैदा हो गया है पोलराइज्ड कंटेंट पैदा करने का। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन जब फैक्टर्स जब आपस में मिले हैं तो उससे अब आपको ये नजर आता है कि जो शख्स बात कर रहा है वो अपने जो उसकी जो बिलीफ्स हैं या उसके जो नजरियात हैं या उसकी जो भी सियासी वाबस्तगी है उसको वो बड़े बगैर लगी लिपटी उसको सामने रख रहा है, क्योंकि उससे उसको या तो उसको फायदा हो रहा है या उसके उस तरह के सोचने वाले मेरे नजदीक इसकी एक और वजह हो सकती है, हो सकता है आप इसे अग्री ना करें, इस पोलराइजेशन की अवेयरनेस। आपको नहीं लगता कि पिछले 4-5 सालों में हमारी आवाम में भी शायद इतनी अवेयरनेस आ गई है या अवेयरनेस उनको दे दी गई है, चाहे एक बयानिया बनाकर कौन करप्ट है, उसने करप्शन कर ली, हमारे मुल्क में हमारी आवाम इस वजह से तरक्की नहीं कर सकी क्योंकि सारा पैसा लूटकर बाहर ले गए, ये सब करप्ट है, आवाम तो गरीब से गरीब तर होते चले गए। क्या ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह अवेयरनेस नहीं है? देखिए, अवेयरनेस उस तरीके से बिल्कुल है कि जितने ज्यादा आप अवेयर होते हैं वो अवेयरनेस के बहस इस बात पे हो सकती है कि जिन चीजों के बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है उनमें कितनी सच्चाई है, उनमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जितना ज्यादा एक बयानिया बनाया जा रहा है और लोगों को उससे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उतना ज्यादा वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं, उतना ज्यादा उनकी जो सोच है वो सियासी मामलात के हवाले से ज्यादा गहरी होती जा रही है और उनका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल डिबेट्स में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो जो हमें एक माशरे में एक बहुत ही हाइपर पॉलिटिसाइज्ड एक एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, वो भी उसका डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट है उस फैक्टर का जिसका आपने जिक्र किया। अली, इसमें सियासतदानों का भी कितना कसूर है इस डिवीजन को बढ़ाने में कि अगर मुस्लिम लीग नून है, अगर नवाज शरीफ ने किसी को इंटरव्यू दिया है या शहबाज शरीफ साहब ने दिया है या मरियम नवाज देती हैं तो पता चल जाता ओहो हमें तो पता था, इसके अलावा तो किसी सहाफ़ी को दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो जुर्रतमंदाना सवालों का सामना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गई है, साफ पता चलता है कि कौन किसको इंटरव्यू देना चाहता है, कौन किसको नहीं देना चाहता। तो इसमें हमारे सियासतदानों का कितना कसूर है? देखिए, एक चीज़ हम नज़रअंदाज करें, सियासतदानों की मैं आता हूँ, एक चीज हमने नजरअंदाज कर दी। देखिए, सोशल मीडिया की जो दौड़ है ना और सोशल मीडिया में सबकत ले जाने वाली दौड़ वो अब शुरू हुई है और इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि मैंने आगाज में कहा था, ये इकोनॉमी ड्रिवन सहाफत हो रही है, डॉलर्स, चंद हजार डॉलर्स की खातिर सब कुछ किया जाता है। मगर ये जो दौड़ थी ना सबसे पहले खबर देने की और फिर अपना प्रोग्राम सबसे बेस्ट करने की, ये बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और ये रेटिंग्स की वजह से हुई थी। इससे पहले जो रेटिंग्स का एक तूफान मचा होता था, सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर एक सहाफी या सो कॉल्ड सहाफी चंद हजार डॉलर्स की खातिर किसी भी किस्म का जर्नलिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है सोशल मीडिया पे, या तो अगर चंद हजार के पीछे आपके जर्नलिज्म को उसको स्टीयर किया जा सकता है इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो जहां चैनल मालिकान के अरबों रुपए लगे होते हैं, क्या वो इकोनॉमी ड्रिवन नहीं होते? क्या चैनल्स की पॉलिसीज जो टिल्ट कर रही होती है, बड़ा वाज़ेह टिल्ट नजर आ रहा होता है किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक नैरेटिव की तरफ, क्या वो इकोनॉमी ड्रिवन नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। यहाँ पे स्टेक चंद हजार डॉलर्स का है, वहां पे अरबा रुपए का स्टेक होता है और उसमें जो है वो खाली पैसों की बात नहीं हो रही होती, वहां पे और बड़े मामलात होते हैं जो कि ऊपर के लेवल पे तय हो रहे होते हैं। तो अगर जर्नलिज्म की डायरेक्शन कहीं ना कहीं हमें गलत लग रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कसूर जो है वो चंद हजार या 1-2-3 लाख या 5-6 लाख रुपए लेने वाले सहाफी का नहीं है। उसमें आप ये भी देखें कि हमारे जो चैनल्स के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो कोई इस तरह के तो नहीं बने हुए कि वहां पे प्योरली सहाफत होगी और उससे आने वाली कमाई पे चैनल चलेगा। ये एक जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा एक्सट्रावेगेंट और बड़ा यूं कह लें कि एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल है। वो ऐसे रन नहीं हो सकता, वो ऐसे चल भी नहीं सकता कि अगर सिर्फ सहाफत की जा रही हो, और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैक्टर्स वो बहुत सारे हैं, जिनका फहद साहब ने जिक्र किया, डेफिनेटली वो भी है। और आप देखें कि ऐसा हमने देखा है, चैनल्स ने, बाज़ चैनल्स ने खास जमात के साथ अपनी एफिलिएशन को बड़ा वाज़ेह तौर पर जाहिर करके रखा हुआ है, और बाज़ चैनल्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल चल रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहे हैं, लेकिन हम एक
पार्शियलिटी हम बड़ी ऑब्वियस तरह से नजर आ रही होती है। फिर अवाम ने भी क्या कर लिया, अवाम ने भी चूज कर लिया, जो जिस जमात को सपोर्ट करता है वो टीवी ऑन करते ही उसी चैनल को ट्यून इन कर लेता है, वो देखने लग जाता है। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी रेटिंग की दौड़ है, यहाँ पर भी इश्तेहारात की दौड़ है, और यहाँ पर भी जो है वो इकोनॉमी ड्रिवन जर्नलिज्म जो है वो किया जा रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम सब इसके बराबर के कसूरवार हैं। हमें इस मॉडल को चेंज करना होगा। वेस्ट के अंदर जो है वो आपको शायद याद होगा, बहुत पहले सब्सक्रिप्शन का निजाम आ चुका हुआ था। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में भी आना चाहिए। अगर आपने कोई चैनल देखना है, यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन फी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल। उससे होगा क्या, उस चैनल को एक तो वो माशी तौर पे वो हुकूमत के इश्तिहारात पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो अपनी रेटिंग को जो है वो स्टीयर करने के लिए या बढ़ाने के लिए सनसनी नहीं फैलाएगा, वो अवामी इश्यूज को उजागर करेगा। अवाम अगर वो देखना चाह रहे होंगे, सब्सक्रिप्शन फी पे करके वो चैनल को देखेंगे, उससे उसकी जो उस चैनल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो सस्टेनेबल होगा। तो मैं आज भी समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज को हमें करना चाहिए इम्प्लीमेंट। तो उससे उनको ये है कि कम से कम उनको ये काम नहीं करना पड़ रहा होता, जनरल जर्नलिज्म जो हमें करना पड़ रहा होता है, उस लाख करोड़ों रुपए का बजट होता है जी महीने का, जो कि चैनल को अदा करना पड़ता है। डिटेल में बात करने का मकसद ये है कि हर दूसरा सहाफी, जर्नलिस्ट, व्लॉगर, एंकर क्यों ये सोच रहा है कि इस मुल्क में सहाफत का कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्यों हर दूसरा सहाफ़ी, एंकर ये सोच रहा है कि हमें बाहर चले जाना चाहिए? ये तो वो मुल्क ही नहीं है जहाँ पर रहकर हम अपना जो है ना वो काम कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हो चुके हैं? क्यों हम ये सब सोचने पर मजबूर हो गए हैं? इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है कि लोगों को भी बताएं और हम आपस में भी डिस्कस करें कि ये इतनी बिज़ारी बढ़ती क्यों जा रही है। मुझे वक्फा लेना है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फहद, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था, कैसे हालात आखिर पाकिस्तान के पैदा क्यों हो गए हैं कि हर दूसरा सहाफ़ी जो है वो ये एंकर है छोड़कर जाना चाहता है पाकिस्तान को? क्या वजह है? दबाव का नतीजा है? मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है यहाँ पर? सहाफ़त को इतना तंग कर दिया गया है यहाँ पर? क्या वजह समझ में आती है आपको? शाज़िया, देखिए, एक तो वो शायद वही वजह है जो कॉमन है तमाम पाकिस्तानियों में। जो मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात है पिछले चंद सालों से वो अच्छे नहीं हैं, हम सबके सामने ही हैं, और उसकी वजह से, और जाहिर बात है वो क्यों ऐसे हैं वो उस पर एक अलग बहस हो सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, ऑल ऑफ द अबव है, तमाम वो इश्यूज हैं। तो एक तो वो है, और उसकी वजह से जाहिर बात है लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, और एक जो ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान में, और हो भी रहा है, वो तमाम सेक्टर से हो रहा है, सिर्फ जर्नलिज्म से नहीं है। तो जिसको मौका मिल रहा है वो देखता है कि मुझे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर मुझे नहीं मिले तो कोई इस तरह का सूरत हाल बने कि मेरे बच्चे जो हैं उनको बेहतर सूरत हाल जो है का सामना करना पड़े। तो जाहिर बात है ये हम सबका एक इज्तिमाई चैलेंज है पाकिस्तान में कि प्रेशर का एलिमेंट कितना है इसमें फहद? हमारा जो बेस्ट ब्रेन्स है वो यहाँ से ना जाए। कि आप ज्यादा ओपनली बात नहीं कर सकते। प्रेशर शाज़िया, मैं आपको बताऊं कि प्रेशर्स जो हैं वो पाकिस्तान में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। अगर आप हमारी 70 साल तारीख उठा के देखें तो इस कंसिस्टेंटली ये होता है कि कुछ दौर आते हैं जब बहुत प्रेशर होता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। तो ये एक तरह का एक उतार और चढ़ाव का सिलसिला जो है ये 7 दिहाइयों से चल रहा है। और वो लोग जो बड़े अरसे से इस प्रोफेशन में हैं उनको अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो गया और तजुर्बा भी हो गया है कि ये वो स्ट्रगल है जो जारी रहेगी। अगर हालात टफ हैं तो दो ही तरीके होते हैं, या तो ये कि आप वहाँ से निकल कर कोई ऐसी जगहों का रुख करें जहाँ पे हालात बेहतर हैं, या आप उन हालात का मुकाबला करें। पाकिस्तान में दोनों तरह के लोग हैं, और मैं इस पे मुझे अच्छी तरह, यानी मेरा तो अपना यकीन है कि ये अच्छा बुरा वक्त जो है वो आता रहेगा, और अगर आज मुश्किल हालात है तो कल को हालात बेहतर होंगे। लेकिन एक तो ये होगी नेशनल बात, लेकिन दूसरी एक और भी इशू है शायद, और वो है जर्नलिज्म का अपना जो हाल है। पूरी दुनिया में जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है वो अंडर थ्रेट है।
यानी अगर आप देखिए कि बाहर भी इस तरह की डिबेट्स हो रही हैं शाजिया कि फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म क्या है, और जो बहुत तजुर्बाकार और बड़े पाए के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी जब आप सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जिस तरीके से दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है और जिस तरीके से डिजिटल मीडिया जो है उसका राइज हो रहा है, तो इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन का फ्यूचर क्या है। एक सवालिया निशान है उसके ऊपर। तो वो जो अनसर्टनिटी है वो पाकिस्तान में भी इफेक्ट करती है। आप देखिए किस तरीके से डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कितना दबाव में रखा हुआ है। अली अभी बात कर रहे थे, जो बिजनेस मॉडल्स हैं जर्नलिज्म के, वो बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, अंडर प्रेशर आए हुए हैं। तो ये वो तमाम तर मामलात हैं जो लोगों को नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जहां पे जर्नलिज्म एक बड़ा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, वहां पे उसमें ये एक रिस्क जरूर है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस प्रोफेशन में क्या चेंजेस आएंगे और क्या ये वाकई में उन चेंजेस को सामने रखकर अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। अली, आपके नज़दीक क्या वजह है कि आजकल सहाफ़त का, हम क्या कहें इसको, कि गला घूंटा जा रहा है सहाफ़त का, डराया धमकाया इस हद तक जा रहा है कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हैं? देखिए, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जर्नलिज्म इज क्रिटिसाइजिंग दोज और whom you can't criticize, everything else is public relations। और वो बड़ा पुराना आदमी है, मतलब कोई अब का नहीं है ऑस्कर वाइल्ड। तब भी मुश्किल था जर्नलिज्म करना, सही बात करना, हक बात करना, या वो बात करना जो किसी को बुरी लग सकती है, या खासतौर पे उस शख्स को जो ताकतवर है, वो एंटिटी जो ताकतवर है, अरबाब इख्तियार को बुरी लग सकती है, वही जर्नलिज्म होता है। रिपोर्ट करना जर्नलिज्म होता है, सच और फैक्ट्स रिपोर्ट करना। तो ये तो मुगलों के जमाने में भी किसी को अच्छा नहीं लगता था, वो भी सर कर्म करवा दिया करते थे। सो इट्स ऑलवेज बिन अ हार्ड जॉब। हाँ, मैं फाज साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो मुल्क छोड़ के जाने वाला मामला है, इसमें जो अक्सरियत है, मैं वो कहूंगा कि वो मुल्क के इकोनॉमी के हालात हैं। अब देखिए होता है क्या है, सहाफी जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिवी होता है सिचुएशन के। आम बंदा तो कभी उसने अखबार पढ़ ली या उसने कोई न्यूज देख ली या चैनल देख लिया तो उसको अंदाजा हुआ कि अच्छा यार इकोनॉमी तो है, वो तो इट्स गोइंग साउथ, तो अब क्या करूं। वो सोचेगा, फैसला करेगा, चलो बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं। सहाफी वो एक ऐसा शख्स होता है जो हर वक्त न्यूज में है, उसके सामने हर वक्त एक नेगेटिव चीज। देखिए, किसी भी आदमी के सामने आप हर वक्त मायूसी की बात कर रहे हो मदद के साथ, आप मायूसी की बात कर रहे हो, डिस्पेयर की बात कर रहे हो, हर वक्त उसको डरा रहे हो, तो वो एक टाइम पे आएगा, कहेगा ठीक है यार, लेट्स मूव, चलते हैं यार, ये इस जगह को छोड़ते हैं। सहाफी वो बंदा होता है हु इज इन द न्यूज, वो समंदर के अंदर हर वक्त होता है। उसके सामने क्या हो रहा है, नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव एनालिसिस हो रहा है, उसको होप नजर नहीं आ रही है, वो खुद रिपोर्ट जब कर रहा है, वो खुद भी फील कर रहा है उस चीज को। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, उसे कहा जाता है कि जब तुम ये भी नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम्हें पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, तुम्हें मस्बत रिपोर्टिंग करनी है, वो कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं ये काम ही छोड़ देता हूँ, वो बाहर चला जाता है। अब एक सहाफी जिसने अपने बाल सफेद कर लिए इस प्रोफेशन में, उसे कहा जाता है कि नहीं भाई अब तुम एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ोगे, और ये हो रहा है ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी होता रहा है, अब जरा ज्यादा हो रहा है। ओके, उसमें हुआ क्या था, देखिए ये हमने ना मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया ना, तो हमने सहाफी ने एक आजादी दी। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आया डिक्टेटर के दौर में था, लेकिन तब भी एक आजादी थी, उसने एक आजादी देख ली, उसको उस फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म में काम करने की आदत पड़ गई। अब आप उसको कह रहे हो यार नहीं अब तुमने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, अब उससे हो नहीं पा रही है, अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है वो, और अगर वो कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसकी जान अज़ाब में फंस जाएगी किसी न किसी वजह से। जर्नलिज्म में ज्यादा मसाइल 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब से ज्यादा आना शुरू हुए। हमने पीपल्स पार्टी का 2008 में, फाद आपको भी याद है, जब हम इकट्ठे एक चैनल की लॉन्चिंग में थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, इलेक्शंस हुए, इतना क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन कभी भी उस तरीके से दबाने की कोशिश नहीं की गई। फिर 2013 में नून लीग का दौर आता है, लेकिन जो वर्स्ट हमने दौर देखा वो 2018 का था, 18 के बाद से शुरू हुआ। क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं फाहद? जी, अगर आप उस पीरियड से कंपेयर करें जो आपने किए अभी, यानी 2008 से 2013, फिर 13 से 18 और फिर 18 से लेकर और अब तक, तो यस मैं आपसे एग्री करूंगा कि 2018 के बाद, बल्कि उससे थोड़ा पहले से, 18 से पहले ही, मेरे ख्याल एक डेढ़ साल पहले से ही ये प्रेशर्स जो है वो आना शुरू हो गए थे, और वो उसके बाद वो चलते रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और उसमें न सिर्फ ये प्रेशर्स थे बल्कि उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी और जो जर्नलिज्म के हवाले से जो एक क्रंच टाइम आया था,
आप सबको याद होगा कि वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल रहा, फिर कोविड आ गया, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो एक श्रिंकिंग ऑफ मीडिया स्पेस हुई है, एडिटोरियली भी और फाइनेंशियली भी, जिसकी वजह से ले ऑफ्स भी हुए, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई, तनख्वाहें कम हुई, तो मुश्किल टाइम जो है वो गुजरा है। अब ये है कि शायद मार्केट तो कुछ खुल रही है मीडिया की, पिछले कुछ दिनों से एक ग्रोथ आ रही है, नए चैनल्स आ रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए ज़्यादा मौके पैदा हो रहे हैं, ये एक चेंज आया है पिछले 6-8 महीने में। लेकिन बहुत हद तक दीगर जो मामलात हैं वो अभी भी मुश्किल हैं। लेकिन अगर मैं और पीछे जाऊं तो जाहिर बात है, जब आप 80s में चले जाएं, जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं, तो तब तो आज़ादी राय यानी कि ना होने के बराबर थी। तो यानी कि इन रीसेंट टाइम्स यस, ये बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मेरा नुक्ता ये कि इससे पहले भी ये हो चुका है, और मेरे ख्याल में जो हमारा जो एक मीडिया इंडस्ट्री है उसमें भी एक सर्टन रेजिलियंस आ गई है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो किस तरीके से जो है उस वक्त में सरवाइव करना है, और कोशिश करनी है कि जैसी हालात बेहतर हों तो जो हमारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग है वो फिर एक बार फिर जो है ऊपर की तरफ जाए और मजीद मुस्तहकम हो। सही। अली, आप भी एग्री करते हैं कि 2018 के बाद से ज्यादा वर्स्ट दौर शुरू हुआ? मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगेन होता ये है, पाबंदियां थी पहले भी, ज्यादा दौर में पाबंदियां थी, डिक्टेटरशिप से पाबंदियां रही थी, लेकिन होता यह था कि उन पाबंदियों पर भी इतना चर्चा नहीं होता था। अब चूंकि मीडिया का दौर जो है और सोशल मीडिया का दौर है, अब अगर कोई आहनी हाथों से निपटता है किसी सहाफी से या किसी मीडिया हाउस से, किसी अखबार से, तो उसका चर्चा होता है, वो बात आवाम तक पहुंचती है। पहले किसी सहाफी को वो क्या होता थी, टिकटिकी होती थी, क्या होता था जिससे बांध के वो कोड़े मारते थे, वो उससे बांध के अगर उसके कोड़े पड़ गए हैं तो जितना हजूम उस वक्त उस मैदान में मौजूद होता था उसने देखा, या अखबार में अगर छप गया तो जिन लोगों को अखबार पढ़ना आता था उन्होंने पढ़ लिया। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब अगर कोई सहाफी शिमाली इलाका जात की सैर के लिए भेजा जाता है तो पूरे दुनिया को पता चलता है। तो बात अब जो है अब बात का जो उसका जो मोमेंटम है ना, किसी भी इंसिडेंट का जहां पे सहाफत को दबाने की कोशिश की जाती है, उसका जो बैकलैश, उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन की रसाई बहुत जल्दी हो जाती होती है। ये चेंज आया है। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड में इजाफा हुआ है 2018 के बाद। हमने ये देखा है बाकायदा बाय डिजाइन सहाफत को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे उसके फाइनेंसिस से गला घोट के किया जाए। मैं मानता हूं कि कुछ चैनल भी ऐसे थे कि जिनका फाइनेंशियल मॉडल बड़ा अजीबोगरीब था, मगर जिस तरह से बाकायदा तौर पे पहले इनकी जो इकोनॉमिक एक क्या कह लें कि बेसलाइन है चैनल्स की, जिस तरह उसको चोक किया गया, फिर साफियों को जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, और इस दौर में तो खैर बहुत ज्यादा है। मैं शायद कोई और एग्री करे ना करे, मैं तो इस बात पे पूरा फर्म बिलीव करता हूँ, जो इस दौर में हो रहा है सहाफत के साथ, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। फहद, आखिरी सवाल। लास्ट वीक मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला, वहाँ के टीचर से बात करने का मौका मिला। तो टीचर्स भी ये बता रहे थे और स्टूडेंट्स भी कि इस दफ़ा रेशो इतनी कम हो गई है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स की, जर्नलिज्म में एडमिशन्स लेने की, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है। एक तहरीक इंसाफ की पार्टी आज भी वो उस चीज़ की सपोर्ट उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा भर दिया गया है एक नैरेटिव उन बच्चों के, हमारी यंग जनरेशन के दिमागों में, कि वो समझते हैं कि अब तो जर्नलिज्म का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको पता है कि हमारी यंग जनरेशन में एक एंकर्स बनने का एक जो शौक़ कल भी था, आज भी है, लेकिन वो एक जो मायूसी मैंने उनमें देखी, वो देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यंग जनरेशन में अगर हमारी इस फील्ड को लेकर इतना ज़्यादा एक मायूसी सी बन जाएगी, मायूसी फैल जाएगी, तो बड़ा नुकसान होगा हमारी इस फील्ड का। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब एक सर्टन लेवल ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, मायूसी जो है वो माशरे में फैलती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको हर तरफ नजर आता है। मीडिया में अगर इस वक्त इस तरह की एक मायूसी आपको देखने को मिल रही है, तो ये मेरे ख्याल में एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक रोल है वो माशरे में ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा। जो यंगस्टर है उसका जो
एक ताल्लुक है डिजिटल मीडिया से, या उसको आप सोशल मीडिया कहें, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये ज़रूर है कि लोग चाहते हैं कि जी वो भी टीवी पर आएँ, टीवी की स्क्रीन पर आकर और वो अपना काम करें, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिज़ायर है ये कम होती जाएगी। और जैसे जैसे डिजिटल मीडिया और मैं सोशल मीडिया में दोनों को अलग अलग इसलिए करके कह रहा हूं कि डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल मीडिया पर है, पर सोशल मीडिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं दोनों टर्म्स यूज कर रहा हूं। उसका जो होल्ड है, उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो इम्पैक्ट है, वो हर गुजरते दिन में से बढ़ता जा रहा है। और उसमें किसी को डिजिटल मीडिया में जो एक बड़ा फर्क आ रहा है, जो आ गया है, वो ये है कि आप जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का वो एक कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है, उसमें टेक्स्ट भी है। और उसमें हर शख्स जो है वो एडिटर भी है, वो रिपोर्टर भी है, वो एंकर भी है, वो कॉलमिस्ट भी है, वो राइटर भी है। और वो शख्स जिसके पास ये तीनों स्किल्स हैं, यानी उसको बोलना आता हो, लिखना आता हो और एडिट करना आता हो, अगर उसके पास ये स्किल्स हैं तो फिर वो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का मोहताज नहीं है। तो अगर हमें मायूसी नज़र आती है, अगर आपको मायूसी नज़र आ रही है, जो कि बात दुरुस्त है, तो वो मायूसी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो हो, लेकिन लोगों को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगियों में एक मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है और इम्पैक्ट है वो कम होगा और डिजिटल और सोशल मीडिया का कहीं ज़्यादा होगा, और वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर मेरे साथ थे, फ़हद हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको, आपकी फैमिलीज़ को, हमारे तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।